Hello, students. All of you are most welcome. Students, today's topic is differentiation. आज का जो टॉपिक है उसकी कुछ बातें करने से पहले हम थोड़ा सा इसका प्रोफाइल बताएं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स के बारे में एक आ जाता है कि बहुत ही टफ और रूट सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन कोई तो बात है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं। तो थोड़ा सा इस पर गौर करें। जैसे किसी स्टूडेंट से कहें कि भाई वो फिजिक्स टफ क्यों है, तो वो आंसर देता है सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। मतलब थ्योरी तो हम कर लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। और न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि मैथ्स इसमें मेन रोल प्ले करता है फिजिक्स में। तो मैथ्स भी इतना टफ नहीं है। मैथ्स में क्या है, ऑपरेशन ही तो इसमें यूज किए जाते हैं। ऐड करना, माइनस करना, 10 टू द पावर्स के बारे में, कुछ मल्टीप्लाई या डिवीजन करना। तो फिर ऐसा क्या रीजन है? तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि इसमें एक छोटा सा विलेन है, उसका नाम है कैलकुलस। ये है, ये मेन विलन है जिसकी वजह से फिजिक्स को, स्पेशली बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत परेशानी होती है। तो ये जो कैलकुलस का यूज है, ये बहुत ही चुपके से एक बच्चे की तरह एंट्री मारता है दबे पांव आपकी फिजिक्स की एजुकेशनल लाइफ में। लेकिन बाद में आप देखते हैं कि ये मेन विलन बन जाता है। हर जगह आपको ये दिखाई देगा। कोई डेरिवेशन करो, कोई न्यूमेरिकल करो, तो ये आपको सामने आ जाएगा। डेरिवेशंस में तो बार बार आएगा। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा समझ लें, बहुत डिटेल में, बहुत डीप नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम केवल आपकी हेल्प के लिए, जिससे कि फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे डिटेल में यदि लेना है तो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मैंने 11 12 का JEE के लिए वो सब कराया हुआ है। तो वो वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें डिटेल में। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा करेंगे जिससे आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से निकाल पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। और स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव और एप्लीकेबल, इसका एप्लीकेशन सभी जगह है कैलकुलस का। जैसे और ब्रांचेज है ना, टिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, इसी तरह से ये भी ब्रांच है, लेकिन ये बहुत स्पेशल ब्रांच है। इसका एप्लीकेशन आपको मैथ्स में मिलेगा, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन एक अलग फॉर्म में बायोलॉजी में भी है। मतलब कई सब्जेक्ट में इसका यूज होता है। तो कैलकुलस का यूज करते क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं, इसका यूज है क्या? तो वो आप समझ लीजिए। ये जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं उनको शॉर्ट कर देता है। ये इसका यूज है, एक तरह का है ना। यूज इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप ये समझ पाए। जैसे मान लीजिए आपका कोई डेरिवेशन है, वो 10 स्टेप्स का है। इससे आप करें तो ये 3 स्टेप्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। यानी कि टाइम मैनेजमेंट है। देखिए, जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उनमें आप देखेंगे क्वेश्चन अब इतने टफ नहीं आते जितने हमारे टाइम में आते थे सब्जेक्टिव में। अब तो MCQ है। तो सॉरी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो टाइम यानी ड्यूरेशन दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है। और तो उसके लिए आपको शॉर्ट टेक्निक्स की जरूरत है, शॉर्ट मेथड्स की जरूरत है। तो कैलकुलस उसमें बहुत मेन रोल प्ले करता है कि वो क्वेश्चन कम से कम टाइम में कैसे किए जाए। तो फिजिक्स में ये आपकी हेल्प करेगा, कैलकुलेशंस को शॉर्ट कर देगा, स्टेप्स कम कर देगा। तो देखिए, इसकी दो ब्रांचेज हैं। एक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरी का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये है कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इनका मतलब ये समझना है तो बहुत ज्यादा यहां डीप नहीं जा रहे। बस आप ऐसे समझिए कि इसका जो बेसिक वर्ड है वो डिफरेंस है। मैं लिखे देता हूं पहले। इसका जो बेसिक वर्ड है वो है डिफरेंस, और इसका बेसिक वर्ड है सम।
अब आप ये कहोगे सर इससे क्या मतलब निकलता है, तो ऐसे मान के चलिए कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना या कुछ कम करना या चेंज करना। इसमें क्या है ना कि छोटे छोटे ऐसे मान लीजिए किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, डिफरेंस का मतलब माइनस कुछ कम कर दिया है ना। मान लीजिए जैसे आपको इसके फॉर्मूले नहीं पता है, लेकिन मुझे कोई फॉर्मूला पता है और मैंने ऐसे लिख दिया डी ओवर डी एक्स टू द पावर एन, और इसका आंसर लिख दिया एन एक्स एन टू द पावर -1। अब आप ये कहेंगे सर इसका क्या मीनिंग है, हमें तो कुछ पता नहीं। लेकिन अब मीनिंग की वजह से नहीं, केवल इस वर्ड का यूज बता रहे हैं। जैसे यहां पर पावर एन थी ना, तो यहां देखिए n-1 हो गया, यानी एक पावर कम हो गई, तो कुछ इस तरह आप ले सकते हैं ना। अच्छा, इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस में चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है ना, छोटी छोटी चीजें उनको मिला करके, जिसको सम भी कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिशन। और इसीलिए इसका जो साइन है, जैसे एस है ना, ये फर्स्ट लेटर, आप इसको डिफॉर्म करिए, जैसे आपने ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर दिया, तो ये इसका साइन है इंटीग्रेशन का। अब आप ये कहेंगे सर इंटीग्रेशन क्या है, आप तो कह रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस में आप जो प्रोसेस करोगे, जो काम करोगे, उस प्रोसेस का एक नाम दोगे तो उसे, उस क्रिया को इंटीग्रेशन कहेंगे, है ना, इंटीग्रेशन। इसी तरह से यहां पर जिस क्रिया को आप करोगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, उसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि आज का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन। यानी इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस में जो चलेगा वर्ड, जो क्रिया होगी वो इंटीग्रेशन, और इसके प्रोसेस में डिफरेंशिएशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन में हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कुछ कम हो जाए, जैसे माइनस हो जाए, और इसमें कुछ ऐसा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे चीजों को, है ना। अब देखिए इसमें एक वर्ड या ये सिंबल आता है, मान लीजिए जैसे ये सिंबल है, तो ये क्या है, मैंने कहीं पर लिख दिया dy ओवर dx। तो अब क्या है, तो देखिए इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और ये एक तरह से डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन होता है। ये डिफरेंशिएशन को जब आप सॉल्व करें, या इस प्रोसेस को जब आप करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, तो आपको डेरिवेटिव मिलेगा, है ना। और डेरिवेटिव को सॉल्व मतलब वैल्यू पता चलेगी क्या आएगी। अच्छा चलिए एक और चीज लेते हैं, इसी को मैं ऐसे लिख दूं डी ओवर डी एक्स और बाई, और मैं आपसे कहूंगा ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का। और इसको बताइए बोलेंगे कैसे, सबसे पहले हम बोलना और लिखना सीख लें, है ना। इसको देखो बोलेंगे इस तरह से, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई। और ये जो क्वेश्चन जो किया जाएगा ना, इसमें देखिए डी और डी है, इन्हें तो आप तुकबंदी से ये समझ लीजिए सर डिफरेंशिएशन की जगह ये यूज किए गए हैं। और बाई का क्या है वो एक बाद की बात है, लेकिन ये एक्स क्या है, तो एक्स आप ये समझिए कि एक तरह का हीरो है, इसमें सबसे मेन रोल इसी का है। यानी इसमें ये लिखा जाता है, चूंकि हीरो है तो इसको पूरा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, इसलिए ऐसे लिखोगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका बहुत मेन रोल है। हालांकि आप ये कहोगे सर ये क्या चल रहा है, एक बार फिर रिपीट करिए। तो देखिए हमने बताया कि मैथ्स की एक ब्रांच है मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलस, और इसके दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। और इनमें जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया करी जाती है, जो काम किया जाता है, उसे आप बोलोगे डिफरेंशिएशन, और इसमें जो किया जाएगा उसे बोलोगे इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन जो वर्ड है, उसका बेसिक जो वर्ड है वो डिफरेंस से बना है, और ये बना है सम से। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही है चीजों को
जो ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी चीज है उनको मिला देना है ना, इंटीग्रेट करना है यानी सम करना। और मैंने बताया इसी से इसका सिंबल बना है, ये जो लेटर है उसको थोड़ा डिफॉर्म कर दो तो वो इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। जैसे यहां पर डी ओवर डी एक्स लिखा जाता है, यहां पर आप डी एक्स लिखेंगे। यदि आप ऐसा लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन किया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि यहाँ पर बाई दिया है तो आप इसको ऐसे बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी इसमें भी यही से चेक करते हैं कि हीरो कौन है। तो अभी हम केवल इतना ही सीख पाए यहां पर, इनके नाम हमने पता कर लिए और इसको बोलना सीख गए, लिखना सीख गए, इसका मीनिंग है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन और साइन एक्स और डी एक्स, तो इसका लिखने का या बोलने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से मान लीजिए डिफरेंशिएशन में ये लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो इसको बोलने का क्या तरीका है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से। तो अभी तक तो हमने यही बताया कि भाई बोलने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, इसमें जो प्रोसेस करेंगे उसे डिफरेंशिएशन कहेंगे, इसमें इंटीग्रेशन होगा। और डिफरेंशिएशन का जब सॉल्व करते हैं तो जो निकल करके आता है वो डेरिवेटिव होता है। ये जो पूरा मिला करके बोलेंगे तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव। चलिए पहले आप इसको नोट कर लें, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जैसे मैं डायरेक्ट आपको, देखिए मैंने इसका अभी मीनिंग भी नहीं बताया। डिफरेंशिएशन का मीनिंग जाने तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल उसका नाम है, लेकिन वो डिटेल में विस्तार से बताई जाती है, यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं डेफिनेशन के, ग्राफ के जरिए डेफिनेशन बता सकते हैं, है ना, किसी और तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उनको या तो बीच बीच में लूंगा, कोरिलेट करूंगा, या बाद में लूंगा। अभी तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस निकालेंगे, है ना। तो चलिए इसको फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले अच्छा, डिफरेंशिएशन के भी हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की वजह से दो पार्ट बनाएंगे जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो, है ना, ज्यादा लेंदी भी ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, वो क्लियर समझ पाए। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला होंगे वो आप याद कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में दो तीन फॉर्मूले और आएंगे, उनको करेंगे। एक प्रोडक्ट फॉर्मूला कहलाता है, एक कोसाइन फॉर्मूला है, या डिवीजन, है ना। चलो देखते हैं, पहले हम बेसिक फॉर्मूले ले लेते हैं ना, बेसिक। देखिए इसमें पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बोलना तो हमने सीख ही लिया, एक बार लिख देते हैं फिर दोबारा से। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स लिखा है ना इसलिए। तो देखिए डायरेक्ट आप इसको याद करिए, इसका जो आंसर आएगा पहले पावर लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर n-1, यानी कि जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दिया। मैंने कहा था ना डिफरेंस वर्ड है इसका, जो बेसिक वर्ड है डिफरेंशिएशन का वो डिफरेंस है, तो एक यहां पर कम हो गया, डिफरेंस हो गया। ये कुछ कुछ उसका आप कह सकते हैं उससे इसका रिलेशन है जिससे आप समझ पाए। अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर आप करा कह रहे हो, कोई क्वेश्चन तो कराओ जिससे पता चले। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई आपसे कोई कहे भाई डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, ये पावर है 5 एक्स लिखोगे, इस पावर को -1 कर दोगे, तो क्या आंसर आएगा 5x टू द पावर 4। और लीजिए
मान लीजिए डी ओवर डी एक्स लिखा है, एक्स टू दी पावर 7 लिखा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7x, एक पावर कम कर दो, यही आंसर हो गया। और ये जो निकल करके आ रहे हैं सॉल्व करके, ये डेरिवेटिव कहला रहे हैं। ये क्या है? डेरिवेटिव निकाले हैं आपने, है ना। चलिए और लेते हैं, जैसे मान लीजिए डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर -7, तो -7 तो पावर है, फिर x लिखा, फिर -7 और एक इसमें से माइनस किया, तो आंसर आया -7। और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि कई बार बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, वो -7 एक कम किया तो -6 कर देते हैं, लेकिन नहीं, माइनस माइनस तो आपस में मिला करके इतने होंगे, है ना। तो इस तरह की मिस्टेक ना करें। और देखें, जैसे मान लीजिए अंडर रूट एक्स लिखा है, तो इससे डरे नहीं, अंडर रूट एक्स की पावर होती है 1/2, है ना। तो उसको पहले ओपन करके लिख लें। देखिए ये बात ध्यान रखिए, अभी हमने ये सॉल्व डिफरेंशिएशन यूज नहीं किया, ये सिंप्लीफिकेशन कहलाता है ना, सिंप्लीफाई किया एक तरह से। मान लीजिए 2 + 3 लिखे हैं, तो आप डिफरेंशिएशन तो बाद में करेंगे, 2 + 3 को पहले 5 करेंगे ना। इसी तरह से अंडर रूट को हमने ऐसे लिख लिया, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पावर है 1/2 एक्स और एक इसमें से माइनस कर दीजिए, तो इसका आंसर ये आ जाएगा -1/2। इसको चाहो तो आप अलग फॉर्म में लिख सकते हो, इसे अंडर रूट में है लेकिन माइनस में, तो नीचे लिख सकते हो डिनोमिनेटर में ना, ऐसे। और आपको नहीं कन्वर्ट करना आता है तो आप यही छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सिंपल इसके एग्जाम्पल में जो कि पहला फॉर्मूला है ना, सबसे बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, कुछ इसमें और टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, बच्चे उनसे डर जाते हैं, उन्हें भी करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैथ्स का रूल है सर, जो क्वेश्चन जितना भयानक दिखाई देगा, जिसकी शक्ल जितनी दिखाई देगी, वो नारियल की तरह होगा। नंबर आप डाल लेना क्योंकि याद नहीं रहता। जैसे डी ओवर डी एक्स, क्वेश्चन दिया है एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 4, एक्स क्यूब अपॉन एक्स या एक्स स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे सर ये तो बहुत लेंदी हो गया, लेकिन कुछ नहीं करना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे जनरल मैथ्स की तरह इसे डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर, 2 पावर है, 5 है तो 3 रह जाएगी, एक्स क्यूब, फिर इसको इससे डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये क्वेश्चन भले ही कितना लेंदी हो, लेकिन आप इसको अलग अलग ब्रेक करके कर सकते हैं। इन्हें 3 टर्म मान लीजिए, हर टर्म के लिए डिफरेंशिएशन अलग लिख लीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। फिर इनको आप अलग अलग क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व कर दीजिए उसी फॉर्मूले से। जैसे इसको करोगे तो पावर और फिर एक कम हो जाएगी, इसी तरह से ये पावर और एक कम हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, है ना। और यहां पर ये है, जैसे कोई पावर नहीं है तो आप जानते हैं एक्स टू दी पावर 1 माना जाता है ना, तो पावर लिखिए 1, फिर उसके बाद x और एक कम कर दीजिए, तो ये पावर 0 हो जाएगी, है ना। तो 0 का मतलब 1। तो बस ये इतना ही है, इन्हें तो कॉपी कर दीजिए। और ये जो है 1 का कोई मतलब नहीं मल्टीप्लिकेशन में, और 0 पावर है वो जो है आप इसका आंसर 1 लिख सकते हैं, बस यही आंसर है। और क्वेश्चन आ सकता है, रूप इसके फिर और बदल सकते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है और ये जो है इस तरीके से दिया हुआ है, इसी तरह का कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए वो इस तरह दिया हुआ है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। या तो ऐसे ही मान लीजिए, या डिवाइड कर दीजिए, तब भी कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए ये एन टर्म्स तक है या इंफिनिटी तक कहीं भी हो, तब इसको कैसे करेंगे। तो देखिए देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन आपको अलग अलग टर्म ले लेने। 3 के साथ करो तो पावर और एक कम हो गई 2, एन एक वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हो गया, ये अभी सॉल्व किया ही है। अब इसके बाद में डॉट लगाना, तो कुछ नहीं करना, आप भी डॉट लगा दीजिए, इन्फिनिटी लिखा है तो इन्फिनिटी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया। चलिए सेकंड फॉर्मूला लेते हैं।
डी ओवर डी एक्स साइन बाई एक्स टू दी पावर 112 ई टू दी पावर एक्स, या बाई ले लीजिए, यहां पर टी ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है ना, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें आंसर आपको 0 लिख देना। तो आप सरप्राइज होंगे सर आंसर 0 कैसे आ गया, इसमें तो पावर यहां 112 लिखी हुई थी। एक्चुअली 0 इसलिए आ गया कि देखिए हीरो ये होता है मेन, इसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन किया जाता है, और यदि किसी टर्म में ये है ही नहीं, ये बिल्कुल ही गायब है, तो फिर वो टर्म माना जाता है कांस्टेंट। जैसे अब देखिए साइन बाई में कहीं भी एक्स नहीं, टी टू दी पावर 112 में कहीं एक्स नहीं है, ई टू दी पावर वाई में कहीं एक्स नहीं है। जब एक्स है ही नहीं है तो वो सारे टर्म क्या हुए, कांस्टेंट। और ये सेकंड फॉर्मूला है कि जब कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आप लिखोगे 0, इसलिए मैंने ये 0 लिख दिया। अब मान लीजिए यहां पर x की जगह लिखा होता t, तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब जो हीरो है वो t है, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो सारे जो टर्म है वो कांस्टेंट नहीं होंगे। देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें t कहीं भी नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका आंसर 0 आएगा। e टू दी पावर y में भी t कहीं नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसका आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो t वाला ही टर्म है, ये तो इसी के ग्रुप का हो गया ना, तो वो x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले पावर लगाइए, उसके बाद t लिखिए और एक कम कर दीजिए, तो आंसर यही आएगा 112 t टू दी पावर 111। तो ये एक सेकंड फॉर्मूला है कि कांस्टेंट है तो आंसर 0 आएगा, डिफरेंशिएशन करें तो, डेरिवेटिव निकालें तो आंसर 0 आएगा। तो ये आप समझ गए, ये सेकंड फॉर्मूला है। इसी तरह थर्ड लीजिए। एक बात और समझ लीजिए कि जो कई बार ये इस तरह से भी आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए डी ओवर डी एक्स और साइन 45 लिखा है और यहां पर x लिखा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे ये जो है इसको वेरिएबल कहते हैं, ये बदलता रहता है, इसलिए x यहां पर वेरिएबल नाम से बुलाया जाता है। तो ये यहां पर है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे पावर की फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, पावर में यहां हो, है ना, डिवीजन में हो, तो कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। जब वो बिल्कुल ही गायब होगा तब कांस्टेंट वो टर्म माना जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंफ्यूजन मिटाने के लिए। मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो यदि इस तरह से लिखा है तो x टू दी पावर n से आप करें तब भी आंसर उतना ही आएगा, और यदि सेकंड फॉर्मूले से करें तब भी आएगा। अब आप ये कहोगे सर सेकंड फॉर्मूला यहाँ कैसे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो ये इसके रेस्पेक्ट में करना था, लेकिन ये तो दिया हुआ है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो 0 पावर है तो वो आंसर कितना आता है, 1। अब इसको देखिए इस रूप में, तो यहाँ पर x कहीं है ही नहीं है, तो 1 तो कांस्टेंट हो गया ना, तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो इस तरह से ले लीजिए, या फिर x टू दी पावर n वाले से आप लोगे ना तब भी पावर रखोगे 0, इनटू कुछ भी करो, 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरह से भी थोड़ा समझ सकते हैं, कोई मिस्टेक ना हो आपसे। चलिए ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब थर्ड लीजिए। थर्ड है सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x। अब आप कहेंगे e टू दी पावर x क्या है, तो वो एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसकी मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये कॉपी हो जाता है, मतलब इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, इसका आंसर इतना ही आता है। इवन इंटीग्रेशन भी करोगे ना तब भी इसका आंसर यही आता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब क्वेश्चन आएगा तो इससे कर देंगे, इसमें कुछ चेंज है ही नहीं। एक फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स
log x। ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ये 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये यहां पर जो भी दिया है उसे 1 कर देते हैं इस तरह से। ये जो है डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, ये वाला इसका पार्ट। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला है, वो a⁴x का है। इसका आप एग्जाम्पल, हाँ पहले फॉर्मूला लिख लें। a⁴x log a बेस e। एग्जाम्पल ऐसे ले लें, मान लीजिए 5⁴x लिखा है और इसका डिफरेंशिएशन पता करना है। इस वाले से नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई का आना जरूरी है, ये वाला ई, तब माना जाएगा, और बाकी का फिर वो इसमें हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए की जगह क्या है, 5 दिया है, बस ये अंतर है। ये 5 रखो तो ये आ जाएगा। और 5 आपको कांस्टेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 5 के साथ में ये x अटैच है, तो ये 0 के ग्रुप का है, तो ये कांस्टेंट नहीं है कि आप इसको 0 कर दें। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका कॉपी करिए, ए की जगह 5 लिख दीजिए, जहां जहां ए है वहां 5 लिखिए। ये तो बेस है, ये जनरल बेस होता है, ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते, काफी इजी है। और कई बार क्या है, ये सारे फॉर्मूले है ना, एक साथ मिला करके भी कोई क्वेश्चन बना सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन को ऐसे बना दिया, d/dx 2x⁵ प्लस log x प्लस 3⁴x, इस तरह से हो सकता है। तो इसमें ये अलग अलग फॉर्मूले यूज कर लिए जाएंगे। जैसे log x का ये हो जाएगा, ये a⁴x से कर लेना, और ये जो x⁴n से, आप चाहें तो इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, ब्रेक करके 3 टर्म में। देखिए 2 है ना, ये कांस्टेंट अटैच होता है, ऐसे भी लिख देते हैं बाहर, और ये x वाला टर्म, ये फॉर्म इधर रख दिया ना, d/dx log x और d/dx 3⁴x, ये x⁴n से हो जाएगा। पहले पावर लिखेंगे, फिर x और एक पावर कम कर देंगे। ये देखिए यही वाला फॉर्मूला है, 1/x, और ये इससे कर दीजिए। इससे जब आप करेंगे तो 3⁴x log 3 और बेस e, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपने देखा सब मिक्सअप कर दिए, लेकिन हमें तो अलग अलग टर्म मानते हुए न, ये फैसिलिटी है यहाँ पर, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद में 2 फॉर्मूले और हैं। ये बेसिक फॉर्मूला इतना है, लेकिन इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी फॉर्मूले हैं, साइन कॉस टेन के, उन्हें देख लेते हैं। साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं 6 हैं, तो इनके 6 के, ये आपने 9th-10th में जहां भी पढ़े हो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है ना, एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है, एक कॉट होता है ना, एक सेक होता है, और एक कोसेक होता है। अब इन सब के जो डिफरेंशिएशन है, उनके सब के फॉर्मूले हैं डायरेक्ट। ये 6 हैं, तो 6 ही फॉर्मूले हैं, वो आप याद कर लेना डायरेक्ट। मैं लिखे देता हूँ इसमें, या बुक में भी देख सकते हैं। साइन एक्स का है, उसका आंसर आता है कॉस एक्स। कॉस का आता है साइन, लेकिन माइनस में है ना। टेन का आता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका आता है सेक एक्स टेन एक्स, और इसका आता है माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ये आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद करिए, इनसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan t, तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे, सेक स्क्वायर टी। लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है, यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना था, ये t दिया है, और इस पूरे टर्म में x है ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का क्या था, जो बेसिक फॉर्मूला था ना सेकंड वाला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
या डेरिवेटिव कितना आएगा, वो 0 हो जाएगा ये। तो ये हमने थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया था। अब और देखिए, जैसे डी ओवर डी एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, टेन एक्स कॉट एक्स। तो अब इसको जैसे करना है ना, तो ये भी याद रखिए कि थोड़ी थोड़ी चेंज करने से मीनिंग बदल जाएगा। जैसे अब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो अब कैसे करें, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। हो सकता है कि ये इस तरह से ना हो। जैसे टेन एक्स कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1/10x, यानी टेन एक्स और कॉट एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 1। 1 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x है ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अभी ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी इनमें, ऐसे भी दिए होते हैं क्वेश्चन। इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डी ओवर डी एक्स इसे साइन कॉस में बदलिए। साइन अपॉन कॉस, टेन का ये फॉर्मूला होता है, और कॉट का इसका उल्टा होता है, कॉस अपॉन साइन। तब भी वही आएगा, कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसल आउट होकर के 1 आ जाएगा। और 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा चलिए, अब इसमें कोई ऐसा ले लेते हैं जिनमें फॉर्मूले का यूज हो। अब कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए इस तरह से, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप पहले की तरह ये दो टर्म है, इनको ब्रेक कर लोगे, अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन करोगे, और उसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत है। जैसे साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स, तो इसकी जगह कॉस एक्स आ जाएगा। और डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या है फॉर्मूला, ये साइन एक्स लेकिन माइनस का है, तो ये आंसर होगा। तो आपने देखा ये काफी इजी है ना। और वो मैंने टेक्निकल भी बता दिए आपको, जैसे कहीं पर दिया है डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यदि एडिशन में है तो ये 1 के इक्वल होते हैं। तो ये तो फिर वही बात आ गई, ये कांस्टेंट है तो आंसर 0 हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी ये क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, और कुछ मान लीजिए ट्विस्ट होगा तो वो मैथमेटिकल ट्विस्ट होगा, यानी इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है बस, बाकी फॉर्मूले तो यही रहेंगे। और ले लेते हैं, चलिए। डी ओवर डी एक्स, अब जैसे ये दिया है, मान लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूले, बाकी ट्विस्ट होगा वो जनरल मैथ्स का होगा, यानी सिंप्लीफाई करना। अब जैसे इसको आप पहले सिंप्लीफाई करिए, तो ये डिवाइड करने पर साइन अपॉन कॉस हो जाएगा प्लस कॉस अपॉन कॉस, तो वो 1 आ जाएगा कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 होता है, ये किसका फॉर्मूला है, 10x का है, प्लस 1। तो अब ये क्वेश्चन हो गया फाइनली। तो इसको करोगे अलग अलग टर्म में कर लोगे ब्रेक से, एक टर्म ये दूसरा ये है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर आप ये देख लोगे, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 होता है, तो यही आंसर हो गया बस। इस तरह से आप इन्हें भी कर सकते हो। तो बेसिक फॉर्मूला हो गए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला हो गए। इसके बाद में एक दो फॉर्मूले और है इंपॉर्टेंट, वहां तक ही बताएंगे, और वो इस तरह से है। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। देखिए इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि एक्स स्क्वायर का सम उससे कर देंगे सर एक्स टू दी पावर एन से, और साइन का कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो कॉस एक्स होता है, नहीं। इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा है, ये दो फंक्शन की तरह काम करेंगे। दो टर्म है, टर्म तो एक ही है, लेकिन उसको ऐसे बना दिया है कि मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन की दृष्टि से देखें तो दो बातें लिखी हुई है, एक एक्स स्क्वायर एक साइन एक्स। मान लीजिए कि इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसका बकायदा एक फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड, है ना। इसमें एक चेन सिस्टम है, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट।
देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड और सेकेंड इंटू फर्स्ट, लेकिन बीच में प्लस है, यहाँ डिफरेंशिएशन है। इस तरह से ये फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा बोलना सीखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अब इसको आप प्रोडक्ट रूल कह लीजिए। ये मैं ऐसे ही कुछ चीजें तो बना के लिख रहा हूं। अच्छा, अब एग्जाम्पल ले लीजिए तो आप इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए यही एग्जाम्पल था, कैसे करें, तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए फर्स्ट फंक्शन। मान लीजिए आपने ये मान लिया। अब ये जरूरी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों का आंसर ही 6 आएगा। तो फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला सही होना चाहिए। जैसे इसे फर्स्ट माना तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी ये साइन एक्स। इसी तरह से सेकंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो डिफरेंशिएशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो सिंपल लिखा हुआ, इसे तो कॉपी कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हमने 6 लिखाए थे, उनके फॉर्मूले लिखाए थे, तो उसमें आप चेक करेंगे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स लिख दीजिए प्लस ये सिंपल लिखा है तो इसे कॉपी कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं। डिफरेंशिएशन तो तब है ना जब पहले डी ओवर डी एक्स आए या कुछ इस तरह का सिंबल आए, जैसे इसमें है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये पहला ही फॉर्मूला फर्स्ट एक्स टू दी पावर एन का क्या है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इससे पावर एक्स और एक कम हो जाएगा, बस यही आंसर है इसका, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इधर लिख लीजिए। लिखने का तरीका है केवल ये, इधर उधर करके ये आंसर हो गया। तो आपने देखा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसको आप जरूर याद रखना, ये बहुत काम में आता है। और ये ऑप्शनल मेथड के भी काम में आता है, मतलब ऑप्शनल मेथड की तरह। मैं क्या कह रहा हूं ऑप्शनल वगैरह, इसका मीनिंग बता देते हैं इस एग्जांपल से। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 10x, कोई क्वेश्चन दिया है 10x डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x। तो एक तरीका 10x नहीं बल्कि साइन 2x ले लीजिए। तो देखिए साइन 2x का मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आप 2 तो थोड़ा सा बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट के तौर पर, तो अंदर ये रह जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स। और इसको आप ध्यान से देखें तो ये वही फॉर्म आ गई, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, और इसी वाले बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये प्रोडक्ट रूल आप लगा सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लगाइए, देखिए तो वही आंसर आएगा। ये 2 तो बाहर है तो इसको बाहर ले लीजिए। यहाँ साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स प्लस सेकंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इनको ये ब्रैकेट लगा देना 2, इसको सॉल्व करिए, ये तो सिंपल है। साइन एक्स तो ऐसे लिख दिया, कॉस एक्स का आप लिस्ट में देखोगे ना फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, तो माइनस साइन एक्स है, तो आप इसको माइनस साइन एक्स लिख दोगे प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 ये साइन और साइन मिला के हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर ले लिया अभी तो केवल, ये माइनस बाहर भी मत लीजिए, यहीं लिखा रहने दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 2 हो गया। और ये है ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, है ना, कॉस 2x। अब ये वाला फॉर्मूला शायद आपने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो आप याद कर लेना कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, एक्स लगा दें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से ये cos 2x का फॉर्मूला है, तो ये आंसर हो गया। अब जिस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ले लीजिए क्वेश्चन आप, जिससे और थोड़ा क्लियर हो।
अब जैसे ये दिया है डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स और 10x, इसमें भी क्या है, दो फंक्शन मान लीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अभी कोई बच्चा ये कहे नहीं सर हम तो इसे फर्स्ट मानेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल में कोई इससे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ये फर्स्ट मान लिया ये सेकंड, तो देखिए फॉर्मूला फिर उसी तरह लिखना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन ये है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड आपने log x माना है ना, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सॉल्व कर लिए, ये सिंपल है, इसे कॉपी कर दीजिए 10x को। log x का यदि आप बेसिक फॉर्मूला में अभी हमने लिखा है तो आप देखेंगे डिफरेंशिएशन उसमें 1/x था, तो 1/x प्लस log x सिंपल है यहाँ पर, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो ये क्या आ गया 1/x 10x, ये सेट करके लिख रहे हैं, बाकी तो यही आंसर है, sec स्क्वायर x इंटू log x है, ये सेट करके लिख दिया। तो आपने देखा कोई ऐसा ऑर्डर चेंज कर दो तब भी कोई अंतर नहीं है, फंक्शन का शकल बदल जाए, यहाँ पे सिंपल था यहाँ ऐसे हो गया है ना। मान लीजिए जैसे ये कॉपी कर लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर 2x स्क्वायर होता मान लीजिए, या अंडर रूट एक्स होता मान लीजिए जैसे, और यहाँ पर e टू द पावर x होता, तब भी क्या है, इसे फर्स्ट मान लेते, इसे सेकंड मान लेते, और यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। चलो कर लेते हैं अप्लाई। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी अंडर रूट का, अंडर रूट को आप x टू द पावर 1/2 लिख दीजिए है ना, प्लस अंडर रूट x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x। तो देखिए e टू द पावर x, इसको सॉल्व करेंगे x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2, ये पहले हम कर चुके हैं ना, ये सिंपल है अंडर रूट x, तो ये मैंने बताया इसमें कोई चेंज होता ही नहीं इस फॉर्मूले में, तो कॉपी हो जाता है यानी कि e टू द पावर x। तो और आगे तो सिंपलीफाई करना है, जनरल मैथ है, जैसे ये लग रहे हैं तो कॉमन ले लो, e टू द पावर x कॉमन आ गया, ये लिख दीजिए, इसे ऐसे फॉर्म में लिख दीजिए नीचे ले जाके है ना, और ये अंडर रूट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कोई इतना वो नहीं है, मतलब यहां तक है ये। तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक डिवीजन का फॉर्मूला है ना, दो फंक्शन यदि डिवीजन के रूप में दिए हों तो उसको भी देख लेते हैं, उसको आप डिवीजन रूल कहिए या कोसाइन रूल कहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हैं मान लीजिए, या फर्स्ट फंक्शन या सेकंड दिए हैं, दोनों के बीच में डिवीजन है, तो उसी तरह से दो फंक्शन है, वहां पर प्रोडक्ट रूल में क्या था, मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ था, इसमें डिवीजन है, डिवाइड करना है, और इसको डिवीजन रूल कहोगे या कोसाइन रूल बोलोगे है ना। तो अब इसको मैं फर्स्ट सेकंड में मान के इस तरह से लिख लूं तो जल्दी समझ में आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब याद हो जाएगा कैसे। इसका जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो यहां से शुरू करिए डिनोमिनेटर से, और इसका नीचे स्क्वायर लगा लीजिए, फिर डिनोमिनेटर से शुरू करिए, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था उसी तरह चेंज सिस्टम में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, और पहले की तरह डी ओवर डी एक्स लगा दीजिए, यानी फॉर्मूला ये बना, और यहां प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा, यहां प्लस होता था वहां माइनस, तो क्या है स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो यहां आ जाएगा, और फिर यहां से डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, वही चेंज सिस्टम जैसा है। चलिए इसका यूज करते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे कोई पहला एग्जाम्पल लिया, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, तो ये एक न्यूमरेटर हो गया, एक डिनोमिनेटर हो गया, तो स्टार्ट कहां से करोगे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, और इसी को फिर ले लोगे, ठीक है।
उसके बाद चेंज सिस्टम में लिख दीजिए। ये डिनोमिनेटर है तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है ना। इसके बाद इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2x हो जाएगा, ये तो कॉपी हो जाएगा e टू दी पावर x, इसका आप x टू दी पावर n से करोगे तो 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉपी हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं, मैंने बताया इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है ना। ऐसे लिख लीजिए या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, डिफरेंशिएशन तो यही हो गया समाप्त। जैसे मान लीजिए कॉमन आ जाएगा e टू दी पावर x, तो आपका 2 और x भी कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 माइनस एक्स और अपॉन e टू दी पावर, जैसे इसको 2 बार लिख लें हम तो हमें कुछ फायदा मिल जाएगा, 2 बार लिख सकते हैं ना होल स्क्वायर, तो एक इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x 2 माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर x। आपको ये याद रखना है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, वैसे क्वेश्चन तो यहीं से यहां तक खत्म हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, ये दो फंक्शन दिए हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसको डिवीजन रूल लगाएं तो डिनोमिनेटर से आप स्टार्ट करिए, उसका होल स्क्वायर करिए, ये e टू दी पावर x का, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर से ही यहाँ स्टार्ट करिए, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है ना। तो डिनोमिनेटर e टू दी पावर x था और न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर था। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, ये तो कॉपी हो जाते हैं और ये डिफरेंशिएट करोगे तो x टू दी पावर n से आ जाएगा, और इसको इसमें मैंने बताया इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये तो कॉपी हो जाता है। बाकी फिर जो है इसको सिंप्लीफाई किया है, जैसे ऊपर हमको दिखाई दे रहा है e टू दी पावर x कॉमन है तो कॉमन ले लिया, और x भी कॉमन आ रहा है इनमें से, तो 2 माइनस एक्स, इसको हमने थोड़ा चेंज करके लिख दिया 2 बार, तो एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह x और ये 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में बचेगा इस तरह से, तो ये डिवीजन रूल हो गया। और कोई क्वेश्चन आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने 10x ले लिया, आपने ले लिया 10x, आपसे किसी ने कहा कि भाई 10x का डिफरेंशिएशन बताइए, उसके दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लिस्ट में देख लेंगे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनमें 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। या फिर आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि जो 10x को जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये वही वाली फॉर्म हो गई, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो आप इससे भी कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी कॉस एक्स का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करोगे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए जरा cos x तो ये कॉपी हो जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने ऐसे लिख दिए, लेकिन इसमें इनकी वैल्यू रखनी है, न्यूमरेटर साइन x का है ना, और डिनोमिनेटर क्या था cos x। हाँ, तो न्यूमरेटर का क्या है, साइन एक्स का क्या होता है, उस लिस्ट में आप फॉर्मूले में देखोगे तो वो cos x होता है, माइनस ये न्यूमरेटर सॉरी टू से ये न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी जाएगी है ना, साइन एक्स। हाँ, ये साइन एक्स कॉपी हो जाएगा, और cos x का आप उसमें देखोगे तो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस जो है, माइनस साइन एक्स मतलब ये माइनस ऐसे लिखोगे आप, और उसके बाद में ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, होल स्क्वायर है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऐसे लिखे हैं एक्स के रूप में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 अपॉन कॉस सेक के इक्वल होता है, लेकिन होल स्क्वायर है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स।
सेक एक्स का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स। देखिए आप वही आंसर आया ना, इसमें हमने डिवीजन रूल किया था। तो आपने देखा कि यहां तक हम इसका एंड कर रहे हैं, इसके बाद आगे के 2-3 मेथड और हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन या यूवी मेथड या चेन रूल, उसको बताएंगे। लेकिन आज हमने क्या क्या बताया वो एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने बताया कि कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, मोस्ट एप्लीकेबल और इफेक्टिव ब्रांच है। उसके दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बेसिक वर्ड है, मतलब जो प्रोसेस है, वो डिफरेंशिएशन है, और इंटीग्रल कैलकुलस का जो बेसिक प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन है। और इसमें डिफरेंशिएशन जो वर्ड है उसका बेसिक वर्ड है डिफरेंस, यानी कुछ टुकड़े टुकड़े करना, कुछ कम कर देना चीजों को, छोटा छोटा। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, यानी कि मिलाना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके पूरा एक बड़ा बनाना। और उनके सिंबल बताए हमने। हमने ये बताया कि जैसे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना यानी कि जोड़ना, ऐड करना यानी सम करना, तो एस जो है, एस को डिफॉर्म कर देते हैं तो वो जो है उसका सिंबल बन जाता है इस तरह से। और डी ओवर डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे बाई का करना है तो बोलने का तरीका ही बताया। और ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आप समझ लीजिए ये कहलाता है डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये उसमें लैंग्वेज में आएगा कि डेरिवेटिव निकालिए। ये किसका डेरिवेटिव है? तो ये बाई के लिए यूज किया जा रहा है ना। ये देखो लिखा ही है, डी ओवर डी एक्स ऑफ बाई। और ये और भी तरीके से हो सकता है। कई बार जैसे इसकी जगह ये ना लिख करके वो ऐसे लिख देते हैं बाई डैश, जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ बाई को वो बाई डैश भी लिख सकते हैं, उसका भी यही मतलब है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं वो इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं, बाई वन लिख देंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फंक्शन के रूप में लिख दें, जैसे कि उन्होंने कोई क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स, आपसे कहा भाई इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप इसको एफ डैश एक्स लिख दो। मतलब इसके बहुत सारे सिंबल हैं, लेकिन आपके में ज्यादातर ये यूज किया जाएगा, या ये फिर या फिर ये, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इसका एक छोटा मोटा मीनिंग समझ लीजिए। देखिए, इसको आप दो रूप से देख सकते हो। एक तो ये कि ये जो स्टेट मोशन इन स्टेट लाइन, ये जो चैप्टर है, शुरू में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें जो इनिशियल टर्म्स हैं जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, वो बताए थे। मान लीजिए स्पीड है, तो स्पीड हमने 3 तरह की बताई थी, एक ऑर्डिनरी स्पीड, दूसरी एवरेज स्पीड, और तीसरी इंस्टेंट स्पीड। जैसे कि स्पीड है एस, वी से डिनोट करें तो एस अपॉन टी हो गया उसका, या डी अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। और कहीं पर जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं दिल्ली टू कानपुर, और लास्ट में जाकर के आपसे कोई पूछे कि भाई आप किस स्पीड से आए हो, तो आप एक स्पीड नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं क्राउड मिला हुआ तो वहां धीमी स्पीड हुई होगी, स्लो। कहीं खाली रोड है तो वहां पर थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमने बताया था एवरेज स्पीड निकाली जाती है ना, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का डिवाइड करके, तो वो एवरेज स्पीड है। उसके लिए डेल्टा का यूज कर देते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना, एवरेज स्पीड के लिए। अच्छा, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं दरअसल। मान लीजिए कि ये सब हो गया, स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। अभी कोई आपसे ये कहे, जैसे आप स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं, आपका भाई चला रहा है, आप उससे कहे ज्यादा तेज ना चलाओ, स्पीड बहुत है। अब भाई कह रहा नहीं नहीं, मान लीजिए भाई बैठे हैं, दीदी ने, दीदी ये तो बहुत धीमे चल रहा, कोई स्पीड नहीं है, 20 की स्पीड से चला रहा हूं। तो आप तुरंत उसको, उसका जो मीटर है ना, स्पीडोमीटर जो लगा रहता है स्पीड वाला, उसको देखोगे तो उसे डांटोगे, अरे कि देखो इसमें तो 60 स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर। वो आपको किससे, उस मीटर से पता चल जाता है, रीडिंग उसमें निडल बता देती है। तो वो क्या है कि रैंडमली आपने देखा एक खास मूवमेंट पर तुरंत एकदम से, तो वो स्पीड
बताने के लिए। और वो स्पीड क्या कहलाती है? वो कहलाती है इंस्टेंट स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, इंस्टेंट स्पीड। ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वैसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं इसे। अब उसके लिए क्या है, तो उसके लिए आपको ये वाला, ये बी के साथ में डी लगाना पड़ेगा। मतलब ये डी एस ओवर डी टी लगाना पड़ेगा, तब आपकी ये आएगी इंस्टेंटेनियस। ये डी किसके लिए है? ये यूज किया है बहुत छोटे के लिए, एक रैंडमली मूवमेंट के लिए, तुरंत बताइए भाई इसी समय, जैसे आपने देखा मीटर उसी मूवमेंट पर, है ना। जैसे बोलते हैं ना इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कॉफी का मतलब तुरंत एकदम से तैयार वाली कॉफी, उसके लिए ऐसा नहीं कि टाइम लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत छोटे के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब ये हमने तो ये डिफरेंशिएशन में यूज किया था, लेकिन आप देख रहे हैं इससे इसका थोड़ा थोड़ा रिलेशन बैठ रहा है। समझ रहे हैं ना कहीं इसका रिलेशन है इस तरह का। अब वो छोटा क्या है? अच्छा, और लीजिए, यदि आपको याद हो, चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए। ऐसे मान लीजिए, देखिए, यदि एक कोई ग्राफ बनाया मान लीजिए टाइम में, डिस्टेंस में, इस तरह से आपको कह दिया भाई स्पीड के लिए है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे ना, तो आप बोल दोगे सर ये कांस्टेंट के लिए यूज है, मतलब स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड है, बराबर टाइम में बराबर स्पीड, है ना। तो इसमें कोई से दो पॉइंट पर आप निकालनी है स्पीड, मान लीजिए, तो दो पॉइंट पर निकालेंगे तो फिर स्पीड तो कांस्टेंट ही आनी है यहां पर। अच्छा, हम कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि यदि आपने कहीं पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो, तो इस लाइन का इक्वेशन पूछें तो कोई बच्चा बता देगा सर ये तो वो है y इज इक्वल टू एम एक्स। आप बोलोगे सर हाँ हमें याद है ये एम, एम क्या था सर? ये आपने बताया था इसकी जगह टेन थीटा लिख सकते हैं, आप ऐसे बता सकते हो ना। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि सर आपने ये भी बताया था कि थीटा ना हो, एंगल कोई दिया ही नहीं हो, तो फिर इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, बाई टू माइनस बाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आप कहेंगे सर ये बाई टू माइनस बाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है? तो ये दो पॉइंट थे, जैसे ये है इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एक्स वन बाई वन, जैसे ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू बाई टू, तो ये वो दिए हुए थे। लेकिन ये था क्या? तो आप देखोगे ये एक तरह का ढलान है, स्लोप, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। तो आप ये भी समझ लीजिए इसका रिलेशन इससे है, ये एक तरह का स्लोप ही बताया जा रहा है ना। और स्लोप के लिए आपको यदि ये एंगल पता हो तो आप ये पता कर सकते हो, डिफरेंशिएशन यही बताया जा रहा है। देखिए इसका इससे रिलेशन हो गया। और चलिए आगे, मान लीजिए ये इस तरह की लाइन ना दे करके इस तरह का कोई कर्व दिया है, आपसे कहा जाए कि भाई ये दो पॉइंट ले लीजिए यहां पर और यहां पर। देखो इसका स्लोप तो क्लियर है, थीटा है। यदि ऐसे करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, और करोगे और छोटा, इधर करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये इससे निकल आएगा। लेकिन यहां पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहां पर ये एक जैसी लाइन नहीं है, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आप स्लोप बता दोगे एंगल से। क्योंकि इस तरह के केसेस में जहां कर्व होता है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, एक स्पर्श रेखा टच करती हुई लाइन खींचोगे तब स्लोप पता चलेगा। जैसे इस पॉइंट पर क्या है स्लोप, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, ये इस तरह से है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आप समझ पा रहे हो। ये मान लीजिए थीटा हो गया, थीटा वन हो गया। अब यहां पर आप देखोगे तो फिर स्लोप अलग है, या थीटा चेंज हो गया, ये देखिए ये बड़ा हो गया। तो अब मान लीजिए यहां पर ये प्रॉब्लम है कि इस कर्व का स्लोप क्या है, या दो पॉइंट के लिए मान लीजिए इतने पार्ट के लिए कोई पूछेगा भाई यहां से यहां तक का स्लोप बता दो, तो आप बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि स्लोप की वैल्यू थीटा की अलग अलग आएगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक तरीका है, आप ये कहेंगे सर मान लीजिए ये पॉइंट एक दूसरे के पास आते जाए, मान लीजिए ये वाला जो Q है ये P के पास आ जाए, इतना पास आ जाए, इतना आ जाए, तो अलग अलग तो होंगे स्लोप,
लेकिन मान लीजिए ये इतना नजदीक आ जाए, क्लोजर है ना, तो फिर ये एक तरह से ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरलैप जैसा हो जाए, बिल्कुल पास, है ना, जिसे कहते हैं ना टेंस टू जीरो, अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, मतलब बीच का डिफरेंस इतना छोटा हो गया कि नेग्लिजिबल टाइप हो गया। तब आप कह सकते हो सर फिर तो हम मान सकते हैं कि ये दो पॉइंट हैं जो एक पॉइंट इसके बिल्कुल नजदीक आ गया है ना, बिल्कुल बीच का डिफरेंस बिल्कुल छोटा हो गया, तो फिर तो हम जो है एक ही लाइन खींच करके और पता कर लेंगे। हालांकि वो होगा तो इस तरह से, अलग अलग x1 y1, एक के कोऑर्डिनेट दूसरे के x2 y2, है ना, लेकिन आप कहोगे सर बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया, ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे यहां पर देखिए। अब लौट करके फिर आ जाइए इंस्टेंट स्पीड पर। मैंने आपसे क्या कहा था, इंस्टेंट का मतलब रैंडमली, एकदम से अचानक इस मूवमेंट पे, सेकंड का भी मान लीजिए 10वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, बहुत छोटा है ना। जब आप टाइम बताएंगे यहां से यहां तक, 1 मिनट हो गया, 1 सेकंड हो गया, लेकिन नहीं, तो वो इतना छोटा हो गया। देखो यही बात यहां पर आ गई, ये जो डिफरेंस है बहुत छोटा हो गया, तो ये छोटे के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंस क्या है, चेंज, ये चेंज कहलाता है। आप पर 12 रुपीज है, अब आप खुश हो रहे हैं मेरे पास 20 हो गए, तो 20 कैसे हो गए, या फिर आप 20 जब बताओगे कि आप चेंज हुआ, मतलब 12 से 20 का मतलब 8 रुपीज आप पर और आ गए। 8 रुपी कैसे आए भाई, 20 में से 12 आप माइनस करोगे ना, चेंज करोगे, दिस इज कॉल्ड चेंज। तो देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, आप कहोगे सर ये बता क्या रहे हो, मैं एक्चुअली ये बता रहा हूं कि जो हमारा काम था वो तो हो चुका, जो फिजिक्स में कैलकुलस का यूज था डिफरेंशिएशन का, वो हमने बता दिया डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट क्वेश्चन करके। अब हम थोड़ा थोड़ा ये कोरिलेट कर रहे हैं कि भाई डिफरेंशिएशन का ओरिजिनल जो चीजें हैं उनका मीनिंग क्या है, तो आपकी समझ में आया होगा। एक तो इसका मीनिंग स्लोप है, ठीक है ना, ये मैंने समझाया। दूसरा इसका मीनिंग है बहुत छोटा, यानी चेंज, है ना, इस तरह के। ये आप रिवाइज करोगे तो थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ लोगे, और बहुत ज्यादा समझ ना आए तो यहाँ पर इतनी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, और पड़ेगी तो फिर उन क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा बता दिया, और ये भी मैंने बता दिया इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो फर्स्ट प्रिंसिपल नाम से बताई जाती है, लेकिन बहुत विस्तार में होती है, उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं। आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना। अभी ये क्या है, डिफरेंशिएशन का पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट हम और बनाएंगे, जिससे कि ये सब पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और तब मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज भी दे दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। आपने इतने ध्यान से सुना इन सब बातों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।